नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो जैसा कि हम जो है आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का सम्मिलित रूप से तैयारी कर रहे हैं और ये जो लेक्चर है आज से आपका जो है भारत के इतिहास, जो कि हर एग्ज़ाम के कंपटीशन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। तो अब हम जो है इतिहास के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारे भारत में इतिहास का क्रम आगे बढ़ा, किस तरीके से हमने पूरा पाषाण, मध्य पाषाण से करते करते इस समय आधुनिक युग में आ चुके हैं, जहाँ पे कि आपको जो है केवल सोच मात्र से आप अपनी सभी संभावनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो इन्हीं सब के बारे में हम बात करेंगे। उसके साथ साथ किस तरीके से हमारा इतिहास शुरू हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उस समय जैसा कि इतिहास क्रम में जो सबसे बड़ी जो देन मानी जाती है खोज की, वो है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे सिंधु नदी पाया जाता है, उस समय में सिंधु नदी, उससे सहायक के जो आसपास की जो नदियाँ हैं उन सभी के बारे में, वहाँ के अगल बगल कौन कौन सा जो है डिस्ट्रिक्ट कहा जाए अगर आज के भाषा में, या फिर कह सकते हैं लोकेशन प्राप्त हुआ, उसके बारे में जो है हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। और उसके साथ साथ ये इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों, इस बात के पहले देखते हैं। तो ये इसलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि उस समय सबसे बहुत बड़ी साइट जो थी, मतलब जो बहुत ही विकसित, जिसको हमें साक्ष्य बहुत ज़्यादा समझ में आने लगे थे, वो केवल सिंधु घाटी सभ्यता के ही थे। इसी कारण से जो है सिंधु घाटी सभ्यता को भारत के इतिहास के क्रम का प्रारंभिक चरण माना जाता है। तो चलिए इसी को हम आगे देखते हैं। तो जैसा कि सिंधु घाटी सभ्यता का अगर हम समय काल की बात करें तो वो आज से लगभग 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। मतलब कि आज जैसे कि आज 2020 चल रहा है, तो आज से नहीं, मतलब आज से कितने हज़ारों साल, 2350 साल, 2350 ईसा पूर्व से 1750, एक होता है ईसा पूर्व और एक होता है, अगर इंग्लिश में कहें तो बीसी होता है, एडी होता है, एक होता है ईस्वी और एक होता है ईसा पूर्व। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ईसा पूर्व का मतलब कि ईसा के जन्म के 2350 साल पहले। ठीक है, अगर ईस्वी लिखा होता, ईस्वी मतलब इस तरीके से, अगर ईस्वी लिखा होता है तो इसका मतलब होता है कि ईसा के जन्म मतलब 0 से मानेंगे। ठीक है, क्योंकि हम जो है क्या कहते हैं, चर्च वाला जो कैलेंडर यूज करते हैं, जिसको ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहा जाता है। तो इसी कारण इसमें इसको दो भागों में बांटा गया है, जिसको हिंदी में ईसा पूर्व और ईस्वी इस तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो इसका समय काल था वो था 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक के समय को सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना गया। अब सिंधु घाटी क्या थी? सिंधु घाटी तो जो है, घाटी मतलब जैसे नदी का जो तट वगैरह रहता है, तो सिंधु घाटी के तट के पास से हमें, और मतलब जैसे कि गंगा बह रही हैं तो अलग अलग घाट हैं, अलग अलग घाटों के नाम हैं। तो उसी तरीके से सिंधु घाटी भी जहाँ जहाँ बह रही है उसके पास अलग अलग तरीके के जो है लोकेशन प्राप्त हुए, और उनको जिन जिन वैज्ञानिकों ने प्राप्त किया और वहाँ के अवशेषों के आधार पर अपने से इसका नामकरण कर दिया। तो जो हमारे परीक्षा के दृष्टि से, पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, हम केवल उन्हीं सब का चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है इसको हम हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इसको हड़प्पा संस्कृति क्यों कहते हैं, क्योंकि जब सिंधु घाटी सभ्यता की जब खोज शुरू हुआ था तो उसमें सबसे पहला जो स्थल मिला हुआ था वो हड़प्पा ही मिला हुआ था। ठीक है, जो पहला स्थल मिला था वो था हड़प्पा, जिसका इसको पहला खोज स्थल है। और ये इसका लोकेशन कहाँ पर है? ये पाकिस्तान के मोंटगोमो ज़िला, जो कि पाकिस्तान का पंजाब है। ठीक है, पाकिस्तान के पंजाब में मोंटगोमो ज़िला में ये हड़प्पा जो है उसका लोकेशन प्राप्त हुआ है। इसकी खोज करने वाले जो पुरातत्व विशेषज्ञ थे, एक तरीके से अगर हम साइंटिस्ट भी कर सकते हैं, तो वो थे दयाराम साहनी, जिन्होंने इसको सन 1921 ईस्वी में खोज किया। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे गंगा बह रही है तो गंगा कहीं आगे जाके यमुना से मिलेगी, गंगोत्री से मिलेगी, माने सभी मिल के बंगाल की खाड़ी मिलते हैं ना। तो उसी तरीके से ये जो सिंधु नदी थी वो ये उससे मिलती जुलती जो रावी नदी थी, उसी के किनारे जो है हमको हड़प्पा स्थल का खोज मिला। तो इसका ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हड़प्पा स्थल किस नदी किनारे मिला, तो रावी नदी किनारे। और इसको किसने खोजा? दयाराम साहनी ने सन 1921 में। अब अगर इस शहर के बारे में, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में अगर हम चर्चा करें, तो यहाँ पर जो है शहरों का विभाजन था। और शहरों का विभाजन किस तरीके का था?
गढ़ में था और लोअर टाउन में था। गढ़ और लोअर टाउन का मतलब क्या हुआ? गढ़ का मतलब हुआ यहाँ की पश्चिम दिशा में और लोअर टाउन का मतलब हुआ पूर्व दिशा में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था कि मतलब जो कुछ रईस टाइप के लोग थे, अमीर थे, मतलब जो कि व्यापार करते थे, वो लोग अलग जो है कहाँ रहते थे? पूर्व में रहते थे। और जो गढ़ है मतलब जो चारवाह हो गए, मतलब जो खाली अपनी दैनिक जीवन पर जिनकी स्थिति अच्छी नहीं होती थी, उन लोगों को पश्चिम दिशा में रखा जाता था। इस तरीके से कह सकते हैं, मतलब कि इस तरीके का अपर डाउन, मतलब ये आपका था अपर डाउन और ये नीचे वाला था गढ़, ये पूरा था और ये पश्चिम था। दिशा के हिसाब से नहीं, इसको इस तरीके से ड्राइव किया गया है। उसका लोकेशन कुछ इस तरीके का था, ये इसको पूरब और ये पश्चिम माना जाता था। तो ये तो हो गया कि जो है शहर का विभाजन किस तरीके का था, ये भी क्वेश्चन आता है। तो शहर का विभाजन जो है गढ़ और लोअर टाउन के रूप में था। अब उसके साथ साथ यहाँ पर जो है कुछ बर्तन के साक्ष्य मिले हैं। तो क्वेश्चन में पूछता है कि किस रंग की मिट्टी के बर्तन मिले हुए हैं। तो जो बर्तन मिले हुए हैं वो लाल मिट्टी के बर्तन मिले हुए हैं। किसमें? हड़प्पा वाले जो लोकेशन मिला है सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत, उसमें। उसके साथ साथ इसमें महत्वपूर्ण चीज़ क्या बनाती है कि इन लाल मिट्टी के बर्तनों पर काले रंग से चित्रित थे। ठीक है, मतलब कि जो लाल रंग के जो मिट्टी के बर्तन वहाँ से हमको प्राप्त हुए हैं, उन सभी बर्तनों पे काले रंग से चित्रकारी की गई है। ठीक है, तो काले रंग से चित्रकारी की गई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ के जो लोग थे वो हस्तशिल्प के विशेषज्ञ थे। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि भाई उस पर लाल रंग का मिट्टी का बर्तन है और काले रंग से जब उसको चित्रकारी किया गया है तो हस्तशिल्प के विशेषज्ञ माने जाएंगे। और उसी के साथ क्योंकि विशेषज्ञ थे तो वहाँ पे वो कच्चे माल का आयात करते थे, जैसे मिट्टी वगैरह हो गया, इन सब का कच्चे माल का आयात करेंगे, रंग हो गया, तभी ना जो है बर्तनों को तैयार करेंगे। अब उसके साथ उस समय जो है हम कह सकते हैं कि हमारी संस्कृति जो है उतना विकसित हो गई थी कि उसको जो है तांबा, कांस्य, चांदी और सोना, इन सभी धातुओं का जो है ज्ञान हो गया था। आप ध्यान दीजिएगा कि मैं आपको जो है नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल के आगे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इस सिंधु घाटी सभ्यता तक आते आते लोगों को जो है तांबा, कांस्य, चांदी और सोने का वो जो है ज्ञात हो गया था। और जैसा कि ये सभी जो सभ्यताएं हैं वो नदी के किनारे विकसित हुई हैं, तो यहाँ पर जो है खेती इनका जो है मुख्य भोजन का आधार था, तो इसलिए वो हलों का प्रयोग करते थे। उसके साथ साथ सिंधु घाटी सभ्यता में जो है अगर कोई ऐसे मर जाता है तो वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार में शवों को दफनाने की क्रिया जो है मुख्यतः देखी गई है। अधिकतर साइटों में एक आध दो जगह अंतर है, तो उसको हम आगे भी देखेंगे। इतना हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन में आता है कि जैसे कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता में गन्ने की खेती होती है, घोड़े का उपयोग होता है, लोहे का उपयोग होता है? तो इसका ये आंसर आप ध्यान रखिएगा कि इन सभी का उपयोग नहीं होता, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि धातु में केवल तांबा, कांस्य, चांदी और सोने का ही जो है केवल प्रयोग किया जाता था, बाकी सब का प्रयोग नहीं किया जाता था। तो ये तो जो सभी मैंने आपको जो बात बताई हैं, ये सभी जो है सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे मिलने वाले स्थलों की कॉमन बात थी। अब उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे मिलने वाले कौन कौन से मुख्य स्थल हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, और उसके साथ साथ वहाँ पे क्या महत्वपूर्ण घटनाएं या कुछ जो है महत्वपूर्ण चीज़ें मिली, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि क्या कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में जो पहला स्थल मिला वो हड़प्पा था, तो इसको हड़प्पा स्थल कहा गया। और यहाँ का जो बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से वो ये है कि यहाँ पर पत्थरों की बने मुहरें मिलती हैं। क्वेश्चन में आता है कि पत्थरों की बने मुहरें सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल में मिलती है, तो क्या हो जाएगा? हड़प्पा स्थल पे। अब उसके बाद दूसरा जो स्थल यहाँ मिलता है इम्पॉर्टेंट, वो है मोहनजोदड़ो, जिसको कि जो है मृतकों का टीला भी कहा जाता है। अब इसकी खोज किसने की? इसकी खोज की थी आर.डी. बनर्जी ने सन 1921 ईस्वी में। ये कहाँ पे इसका लोकेशन है? ये सिंधु नदी, लरकाना, पाकिस्तान में है। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका, ये सन 1921 ईस्वी में जो है हड़प्पा सभ्यता खोज हुई थी। 1922 ईस्वी में इसकी हुई थी। ठीक, तो क्या हो गया मोहनजोदड़ो का? इसका खोज 1922 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? आर.डी. बनर्जी ने। और इसका जो लोकेशन है वो है सिंधु नदी, लरकाना, पाकिस्तान में। अब हम देखते हैं भाई कि जो है जैसा कि हमने देखा कि हड़प्पा संस्कृति में मुख्य चीज़ क्या निकली कि वहाँ पर हमको पत्थरों की बनी हुई मुहरें मिली। तो उसी तरीके से अब हम जो है मोहनजोदड़ो में देख रहे हैं,
तो यहाँ पर जो है जो मुख्य स्थल मिला वो था ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ का मतलब हुआ, बाथ का मतलब होता है स्नानगार, मतलब कि मोहनजोदड़ो में हमको विशाल स्नानगार मिला, मतलब नहाने का स्थल मिला। उसके साथ यहाँ पर हमको एक डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली और दाढ़ी वाला एक व्यक्ति का मिला। उसके साथ साथ जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में शुरू से ही जो रुई वगैरह कॉटन का जो आयात निर्यात होता है, तो यहाँ पर हमें कॉटन के भी साक्ष्य मिले। और उसके साथ यहाँ पर मोहनजोदड़ो में एक असेंबली हॉल जो है मिला। ठीक है, और क्वेश्चन में भी ये भी आता है कि जैसा कि आपने शायद मोहनजोदड़ो पिक्चर भी देखा होगा, तो अगर आप पूरा देखेंगे तो लास्ट में देखेंगे कि बहुत बड़ा एक जो है बाढ़ आता है, जिससे जो है वो संस्कृति ख़त्म हो जाती है। तो पेपर में भी क्वेश्चन पूछता है कि मोहनजोदड़ो का अंत किस प्रकार हुआ, तो उसका अंत जो है बाढ़ के कारण ख़त्म हुआ, ये भी क्वेश्चन में आएगा। अब तीसरे साइट की बात करें तो वो है चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो क्या है, ये जो है सिंधु नदी के तट के किनारे मिला ये प्लेस, और इसकी खोज किसने की थी, गोपाल मजूमदार ने और मैके ने की थी। कब, सन 1931 ईस्वी में। आपको इनके खोजकर्ता और डेट ऑफ बर्थ को साथ साथ किस नदी के किनारे हुआ, इस बात को ध्यान में रखना है। तो ये तो हो गया इसका चन्हूदड़ो का। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो हम आगे आते हैं। आगे जैसा कि दिया गया है कालीबंगा, तो कालीबंगा जो है इसकी खोज जो है घग्गर नदी के किनारे हुई है, और इसके जो खोजकर्ता थे वो थे ए घोष, जिसको इन्होंने सन 1953 ईस्वी में खोजा। कालीबंगा इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसे सिंधु साम्राज्य की तीसरी राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब जैसे पहला ये हो गया आपका हड़प्पा, दूसरा हो गया मोहनजोदड़ो, उसके बाद अगर तीसरी राजधानी किसको हम कहेंगे तो वो हो जाएगा कालीबंगा। ठीक है, अगर यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको जो है सिंधु साम्राज्य की तीसरी राजधानी भी कहा जाता है, किसको, कालीबंगा को। इस तथ्य को आप ध्यान में रखिएगा। और उसके साथ साथ अगर यहाँ की प्राप्त होने वाली मुख्य वस्तुओं की बात करें तो यहाँ पर जो पहली मुख्य वस्तु में प्राप्त होती है वो है फायर अल्टर्स। अब ये फायर अल्टर्स क्या होता है, फायर अल्टर्स की बात करें तो फायर मतलब जैसा कि होता है आग, और अल्टर्स का उस समय का जो है हम कह सकते हैं कि आग लगाने के लिए उपयोगी वस्तुओं। ठीक है, तो मतलब आग लगाने के लिए जो भी उपयोगी वस्तुएं थी वो हमें कहाँ देखने को मिलती हैं, कालीबंगा में। उसके साथ साथ यहाँ पर हमको ऊँट की हड्डियाँ और घोड़ों के अवशेष मिले। इस पॉइंट को आप नोट करिएगा कि जो घोड़ों के अवशेष मिले हैं वो एकमात्र केवल इसी जगह पे हमको मिले हैं, किसमें, कालीबंगा में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे घोड़ों का उपयोग नहीं होता था सिंधु घाटी सभ्यता में, लेकिन जो घोड़ों के अवशेष हमको प्राप्त हुए हैं वो हमको प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से, कालीबंगा वाले स्थल से। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब पांचवें स्थल की बात करें तो वो है लोथल। लोथल कहाँ पे हमको ये स्थल प्राप्त हुआ, ये हमको प्राप्त हुआ भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, तो भोगवा नदी किनारे ये प्राप्त हुआ, और इसके जो खोजकर्ता थे वो थे SR राव सन 1955 ईस्वी में। और ये जो स्थल लोथल है ये गुजरात में लोकेटेड है, मतलब वहाँ पर ये स्थित है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब वहाँ लोथल में क्या मुख्य विशेषता थी, तो यहाँ पर हमको स्टोर हाउस मिला, उसके साथ साथ यहाँ पर भी हमको फायर अल्टर्स मिले, और यहाँ की जो मुख्य विशेषता थी वो थी डाकयार्ड एवं बंदरगाह, मतलब कि व्यापार करने के लिए समुद्री माध्यम से यहाँ पर बंदरगाह मिले। उसका ये एकमात्र स्थल था, वो था भोगवा नदी किनारे वाला स्थल लोथल। इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे दोहरा दफन भी मिला। दोहरा दफन क्या होता है, मतलब एक बार दफन करने के बाद दोबारा दफन नहीं। दोहरा दफन का मतलब ये हुआ कि एक साथ दो बॉडियों को यहाँ पर दफनाया गया, ऐसा साक्ष्य यहाँ पर मिला है। उसके साथ साथ यहाँ पे चावल के छिलके मिले हैं। और एक चीज़ ये भी, यहाँ यही एक ऐसी केवल साइट है लोथल जहाँ पर हमको घर में प्रवेश सामने से मिला है। मतलब कि जैसे आप घर में एंट्री करते हैं, आज के समय में जैसा है कि हम घर में मुख्य द्वार हमारा सामने होता है, लेकिन इसके अलावा जितने भी साइट्स हमको सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं, इन सभी में जो है घरों में प्रवेश जो है साइड से था। मतलब अगर ये जो मेन हमारा डोर है तो इधर ना होके दरवाज़ा इस साइड से होगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि लोथल प्लेस में क्या था कि यहाँ पर घर में प्रवेश सामने से था। अब उसके बाद छठवें साइट की बात करें तो क्या है, वो रोपड़ है। रोपड़ का कहाँ मिलता है हमको, ये हमको मिलता है सतलज नदी, जो कि पंजाब के पास है। इसके खोजकर्ता थे YD शर्मा। और यहाँ की मुख्य विशेषता क्या थी कि यहाँ पर कुत्तों को इंसानों के साथ दफन किया गया था।
मतलब कुत्ते जैसा कि पालतू जानवर भी कहा जाता है। तो यही एकमात्र ऐसी साइट हमको मिली है जहाँ पर कुत्तों को जो है इंसानों के साथ दफन किया गया है। कहाँ पे? रोपड़ में। फिर उसके बाद अगला स्थल में आए तो ये बनवारी की खोज कब हुई? 1974 ईस्वी में, जो कि हरियाणा में स्थित है, सरस्वती तट के किनारे। यहाँ की मुख्य विशेषता क्या थी कि यहाँ पर जौ की खेती होती थी। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ पर जौ की खेती होती थी, तो वो था बनवाली में। फिर उसके बाद अगला आता है धोलावीरा। धोलावीरा की खोज जो है सन 1990 ईस्वी में हुई थी, और इसका जो प्रेजेंट मतलब वर्तमान जो स्थिति है वो है गुजरात का कच्छ जिला। इसकी खोज जेपी जोशी और रविंद्र सिंह ने की थी। यहाँ की मुख्य विशेषता क्या थी कि यहाँ पर समारोह के लिए बड़ा साइन बोर्ड मिला। समारोह के लिए बड़ा स्थान होता था, जैसे कोई फंक्शन वगैरह हो गया तो वहाँ उसके लिए बड़ा स्थान, उसके साथ साथ यहाँ पे साइन बोर्ड मिला, जैसा कि बोर्ड वगैरह लगा होता है ना, तो साइन बोर्ड हमको धोलावीरा में मिला, जिसमें कि हड़प्पा लिपि में बड़े बड़े अक्षर लिखे हुए थे। जैसे कि अगर आप दूर से आ रहे हैं तो भी उसको आप देख लें। उसके साथ साथ ये भी समझ लीजिए कि ये सबसे बड़ी साइट थी धोलावीरा, जब तक कि हमको राखी गढ़ी का ज्ञान नहीं था। राखी गढ़ी का ध्यान होने से मतलब पता लगने से पहले सबसे बड़ी साइट जो है धोलावीरा को माना जाता था। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये तो हमारे होंगे मेन इंपॉर्टेंट 8 स्थल, जिसके बारे में अधिकतर जो है क्वेश्चंस में पूछा जाता है पेपरों में। तो मैंने आपको केवल इन्हीं सबको तैयार किया है आपको बताने के लिए। अब उसके साथ हम, जैसा कि हमने 8 स्थल पढ़ा, तो घाटी के लोगों का धर्म किस प्रकार से था उसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि यहाँ पे जाति व्यवस्था नहीं थी, मतलब कि जैसे कि आज के समय की हम बात करें तो यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनिज्म, विभिन्न तरीके के धर्म हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में इस प्रकार की जाति व्यवस्था देखने को नहीं मिली। उसके साथ साथ यहाँ पे अगर पूजा पाठ की बात करें तो लोग यहाँ पर देवों में जो है पशुपति महादेव की, और देवी में जो है देवी माँ, मतलब कि मातृभूमि देवी धरती माता की पूजा करते थे, जिसको वहाँ पे लोग देवी माँ कहते थे। और लोग जो है मूर्ति पूजा में तो विश्वास रखते थे, लेकिन मंदिर का निर्माण नहीं करते थे। मतलब कि मंदिर निर्माण का साक्ष्य नहीं मिला। मूर्तियाँ तो मिली हैं पशुपतिनाथ महादेव की और जो है देवी माँ मिट्टी की मूर्तियाँ, लेकिन किसी भी तरीके का मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। तो इस तरीके की जो मैंने आपको समानता बताई है यहाँ से यहाँ, तो ये सभी यहाँ आज के वर्तमान समय में हिंदू धर्म से मिलती है। तो इसको जो है हिंदू धर्म से यहाँ पे समानता दिखाया गया है। अब उसके बाद जानवरों की बात करें तो यहाँ पर हमें गेंडा, कबूतर, उसके साथ जो है पेड़ में पीपल का पेड़, और जैसा कि फायर अल्टर्स मिले तो आग, और क्योंकि लोग पूजा पाठ हिंदू धर्म में करते थे तो नज़र टोना वगैरह के लिए ताबीज़ की भी यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया धार्मिक चीज़ें। अब उसके बाद आते हैं कि समाज की स्थिति क्या थी। तो समाज की स्थिति ये थी कि लोग जो है वजन और माप की यहाँ पर जो है व्यवस्थित विधि थी। मतलब कि कोई सामानों का आदेशक, मैंने आपको बताया कि लोग यहाँ आयात निर्यात करते थे, हस्तशिल्प के विशेषज्ञ थे। तो उन्होंने सामान के आयात निर्यात करने के लिए उसकी एक व्यवस्थित विधि बताई थी। ठीक है, वो व्यवस्थित विधि क्या थी कि इसमें लोग 16 तथा उसके गुणज, मतलब कि कोई भी सामान जो है 16 या उसके गुणज के आधार पर जो है तुलना करते थे, और उसका आदान प्रदान करके अपनी दिनचर्या में व्यापार को आगे बढ़ाते थे। उसके साथ यहाँ की जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी, मतलब कि वो चित्रों के माध्यम से अपने भावों को प्रकट करते थे। जैसे ये मैंने बनाया है, तो ये तो लिपि हमारी जो है देवनागरी लिपि की हिंदी हो गई, लेकिन वहाँ पर क्या था, वो चित्रों के, वैसे हंस रहा है तो हंसता हुआ चित्र, रोता हुआ चित्र, इस तरीके का एक अनुमान से आप मान सकते हैं। तो उस तरीके की लिपि का जो है प्रयोग किया गया था। और इसके बारे में हमें किसने बताया था? महादेवन जी ने। ये एक जो है विशेषज्ञ थे जिन्होंने बताया कि हड़प्पा संस्कृति में लोग किस लिपि का प्रयोग करते हैं, वो है चित्रात्मक लिपि। उसके साथ साथ यहाँ पे पुरुष और महिला का समान दर्जा था, मतलब कि पुरुषों को जितना सम्मान, जितनी छूट, जितना जो कुछ था, वो महिलाओं को भी एक समान प्राप्त था। कहाँ पे? सिंधु घाटी सभ्यता में, सभी साइड में, जितना मैंने आपको बताया। लेकिन आर्थिक असमानता थी। आर्थिक असमानता में कैसे देखने को मिली? जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि यहाँ पे शहर का विभाजन था, अमीर लोग ऊंचाई पर रहते थे, गरीब लोग नीचे रहते थे। तो इसी से पता लग जा रहा है कि यहाँ पर जो है आर्थिक असमानता थी। अब उसके बाद बहुत से वैज्ञानिक थे जिन्होंने हमको बताया कि जो है कि किस तरीके से ख़त्म हो गया, भूकंप आया, भूस्खलन आया, दैवीय आपदा आई। लेकिन उन सभी में जो एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट राइंग्स, इनकी जो है थ्योरी को बहुत ज़्यादा जो है महत्व दिया जाता है।
जिन्होंने बताया कि इन सभी सभ्यताओं को नष्ट होने का कारण क्या है, बाढ़ तथा भूकंप है। मतलब कि बाढ़ और भूकंप के कारण जो है इन सभी सभ्यताओं का जो है हमें पतन हो गया। तो दोस्तों इसी तरीके से जो है कि आज के लेक्चर में हमने अपना जो है सिंधु घाटी सभ्यता को पूरी तरीके से कवर कर लिया है। आशा करता हूँ कि बताई गई सभी जानकारी आपको समझ में आई होगी। तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करने में कोई कमी मत कीजिएगा। उसके साथ साथ अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।